Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 23rd of the course Software Quality Engineering. We are talking about the quality assurance techniques, and there are different other techniques that are used for quality assurance. For example, software specification, for example, software verification. So our discussion on the other quality assurance techniques continues, and today we will also be looking at some other aspects of how to incorporate or assure quality in the software. But before we formally start today's lecture, let us have a look on what we discussed in our previous lecture. Here is the summary. If you remember, we talked about the formal verification of the software. One is formal specification and the other one is formal verification, and another term is software inspection. So they all help in assuring the quality in the software. हमने सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन को देखा, हमने फॉर्मल स्पेसिफिकेशन को देखा और हमने फॉर्मल वेरिफिकेशन को भी देखा. पिछले लेक्चर में हमने ये बात भी की कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन और फॉर्मल वेरिफिकेशन ये मिलकर फॉर्मल मेथड्स बनाते हैं. ठीक है. सो फॉर्मल मेथड्स ये एक स्टैंड अलोन सब्जेक्ट के तौर पर भी डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स में ऑफर किया जाता है, जिसमें यही देखा जाता है कि प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या थी और उन स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट हुई है उसको वेरीफाई करना फॉर्मल मेथड्स में शामिल होता है. सो हमने फॉर्मल वेरिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया था. इसके जो जनरल आइडियाज़ हैं और जो जेनेरिक अप्रोचेस हैं उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया. हमने ये भी देखा कि हमारे पास फॉर्मल वेरिफिकेशन के कुछ लेवल्स हैं, कुछ अप्रोचेस हैं और कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि एक्सियोमेटिक, जैसे कि मिल्स अप्रोच. ठीक है. सो आप इनमें से कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके सॉफ्टवेयर की नौइयत क्या है. हमने कुछ लिमिटेशन भी देखी थी फॉर्मल वेरिफिकेशन की, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन की तरह सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन भी पीपल इंटेंसिव है या ह्यूमन इंटेंसिव है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसमें ह्यूमंस शामिल होंगे. कोई टूल या किसी ऑटोमेटिक तरीके से इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन को नहीं किया जा सकता. सो इसमें ह्यूमंस जो हैं वो काफ़ी हद तक शामिल होते हैं. दूसरी एक और लिमिटेशन या इसका जो एक और मिथ सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन का हमने फॉर्मल वेरिफिकेशन का हमने डिस्कस किया था, वो ये है कि डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट अप्रोचेस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर इन प्रैक्टिस बात की जाए, रियलिटी की बात की जाए, सो मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस जो है वो फॉर्मल वेरिफिकेशन की तरफ नहीं जाते, क्योंकि इट कंज्यूम्स टाइम, इट कंज्यूम्स रिसोर्सेज, इट कॉस्ट द कंपनी, इट कॉस्ट द सॉफ्टवेयर हाउस लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. और मतलब हमने देखना ये होता है कि जो स्पेसिफिकेशन दी गई थी क्या उनके मुताबिक सॉफ्टवेयर जो है वो वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ. मतलब आपकी इंटेंशन ये होती है कि सॉफ्टवेयर जो है वो फॉल्ट फ्री है और परफेक्ट है. ठीक है. इस चीज़ को प्रूव करने के सॉफ्टवेयर जो है वो परफेक्ट है या इस चीज़ को प्रूव करना कि सॉफ्टवेयर परफेक्ट है, ये फॉर्मल वेरिफिकेशन का काम है या फॉर्मल वेरिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव है. सो इस चीज़ को लेकर फॉर्मल वेरिफिकेशन की जाती है. टेस्टिंग के साथ भी हमने इसको डिस्टिंग्विश किया था. टेस्टिंग इज स्लाइटली डिफरेंट इन द सेंस कि टेस्टिंग में आपकी इंटेंशन ये होती है कि आप प्रोग्राम को इसलिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि उसमें से बग्स निकालें. वेरिफिकेशन में आप सॉफ्टवेयर को इसलिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर को आप इसलिए रन कर रहे हैं कि आप इंश्योर करें कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं है. ठीक है. प्लस इसके अलावा अनलाइक इंस्पेक्शन या अनलाइक अदर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स, अनलाइक अदर अप्रोचेस, इसमें कोई लूप बैक या फीडबैक प्रोसेस नहीं है कि अगर कहीं पे कोई मसला आ गया तो उसका करना क्या है, कैसे जो है वो उसको एड्रेस करना है, कैसे उसको आगे लेकर चलना है
या जो है वो डेवलपमेंट टीम को कैसे इन्फॉर्म करना है कि इस पर्टिकुलर एरर का क्या किया जाना है. So this is the summary of previous lecture. Let us now talk about the outlines of today's lecture. इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फॉल्ट टॉलरेंस एंड सेफ्टी एश्योरेंस. फॉल्ट टॉलरेंस और सेफ्टी एश्योरेंस क्या है, क्यों है, बेसिक इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, सेफ्टी एश्योरेंस के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, और इसके अलावा रिकवरी ब्लॉक क्या चीज़ होती है, और इवेंट ट्री एनालिसिस ETA जो है वो यूज़ करते हुए कैसे सॉफ्टवेयर को फॉल्ट टॉलरेंट जो है वो बनाया जाता है और कैसे एश्योर किया जाता है कि सॉफ्टवेयर में सेफ्टी है. So these are going to be the outlines of our today's lecture, and here are the objectives. इंशाल्लाह आज के लेक्चर के इख्तिताम पर you would be able to understand the concept of safety for software development. सेफ्टी को हम नॉर्मल लाइफ में मतलब फिजिकल सेफ्टी के लिहाज से तो हम इस टर्म को यूज़ करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की सेफ्टी क्या चीज़ है उसको समझना आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स में से शामिल है. और इसके अलावा दो चीज़ें हैं जिनको आप डिटेल में देखेंगे. एक है फॉल्ट टॉलरेंस एनालिसिस FTA और दूसरा है इवेंट ट्री एनालिसिस ETA. सो FTA और ETA ये होते क्या हैं, इनमें फ़र्क क्या है और इनको किस वक्त यूज़ किया जाए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, इनके डिफरेंसेस को रियलाइज़ करना, ये भी आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स में से है. सो आइए बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव्स की. आप इस स्लाइड से काफ़ी फेमिलियर हैं और हमारे पिछले 3-4 लेक्चर इसी स्लाइड से शुरू होते हैं और हम मेनली इन्हीं चीज़ों का फोकस कर रहे हैं पिछले 3-4 लेक्चर से. बात हमारी वहीं से शुरू होती है कि एक है डिफेक्ट प्रिवेंशन, एक है डिफेक्ट रिमूवल और तीसरा है डिफेक्ट कंटेनमेंट. ठीक है, डिफेक्ट प्रिवेंशन में हमने बात की थी एरर सोर्स रिमूवल पर और एरर ब्लॉकिंग पर. इसी तरह डिफेक्ट रिमूवल के लिए हमने इंस्पेक्शन की टेक्निक्स की बात की थी जिसको हमने लेक्चर नंबर 21 में डिस्कस किया था. डिफेक्ट कंटेनमेंट जो क्वालिटी एश्योरेंस का एक तीसरा अल्टरनेटिव है, इसको हमने अपने पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया था और हमने देखा था कि हमारे पास स्पेशल केस के तौर पर लेक्चर नंबर 22 में हमने फॉर्मल वेरिफिकेशन को डिस्कस किया था. इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फॉल्ट टॉलरेंस और फेलियर कंटेनमेंट, सेफ्टी कैसे एश्योर की जाए. ठीक है, इस लेक्चर में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं. सो 3 चीज़ों को जहन में आप रखेंगे जब भी आप क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं. क्वालिटी एश्योरेंस में आपको 3 चीज़ें इंश्योर करनी होती हैं: डिफेक्ट प्रिवेंशन, डिफेक्ट रिमूवल और डिफेक्ट कंटेनमेंट. ठीक है, डिफेक्ट प्रिवेंशन में हमने एरर सोर्स रिमूवल और एरर ब्लॉकिंग के बारे में पढ़ा. डिफेक्ट रिमूवल में हमने सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन की टेक्निक्स को पढ़ा. डिफेक्ट कंटेनमेंट को हम आज के लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, और स्पेशल केस के तौर पर जो फॉर्मल वेरिफिकेशन यूज होती है उसको हमने अपने लेक्चर नंबर 22 में देखा था. सो हमारी जो ओवरऑल डिस्कशन है वो इन 3 पॉइंट्स के गिर्द ही घूम रही है. क्वालिटी एश्योरेंस और फॉल्ट टॉलरेंस FT ये होते क्या हैं और फॉल्ट टॉलरेंस कैसे एश्योर करती है या कैसे हेल्प आउट करती है क्वालिटी एश्योरेंस में. याद रखिए कि फॉल्ट टॉलरेंस किसी सॉफ्टवेयर का फॉल्ट फ्री होना, फॉल्ट टॉलरेट करना, फॉल्ट को बर्दाश्त कर लेना जो है ये क्वालिटी एश्योरेंस का एक पार्ट है. ये क्वालिटी एश्योरेंस का एक पार्ट है जिसका बेसिक पर्पस ये है कि अगर आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट आ भी जाती है, ठीक है, तो सिस्टम क्रैश ना करे. इस चीज को इंश्योर करें कि सिस्टम क्रैश ना करे. उसको वन वे और दी अदर जरूर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर ने या सिस्टम ने क्रैश कर लिया, ठीक है, फिर कुछ भी नहीं होने वाला. फिर ऑब्वियसली आपने जिस पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है या यूज़ किया है वो उसमें से आप यूज़ नहीं कर सकेंगे. आप में से अगर कुछ स्टूडेंट्स को याद हो, जब हम आज से 10-15 साल पहले कंप्यूटर्स यूज़ करते थे, इससे भी पहले, सो हमारे पास विंडोज़ 95 और विंडोज़ 98 होती थी. ठीक है, और उस ज़माने में कंप्यूटर्स जो हैं वो भी पेंटियम 1,
233 मेगाहर्ट्ज़ और इस तरह की रेंज में चल रहे होते हैं, और मैक्सिमम जो आपकी रैम है वो 128 MB या 256 MB तक रैम होती थी। 128 या 256 MB का रैम उस ज़माने में होना एक सुपर डुपर कंप्यूटर कहलाता था। मतलब एक, क्योंकि नॉर्मली आपकी 32 GB रैम चल रही होती थी या 64, तो अगर किसी के कंप्यूटर में 128 MB ऑफ रैम होती थी तो हम मतलब कहते थे कि उसका कंप्यूटर वेरी फास्ट है। तो उन केसेस में भी हमें अच्छे तरीके से याद पड़ता है जब विंडोज़ 95 और इन रिसोर्सेज के साथ जब आप कंप्यूटर अपना ऑपरेट कर रहे होते थे, या विंडोज़ 98 पर कोई मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली खोल लेते थे, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस जब आप ओपन कर लेते थे, तो एक कंडीशन ऐसी आती थी, ठीक है, कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मजीद प्रोसेसेस को एकोमोडेट नहीं कर सकता था, और क्या करता था, बिल्कुल हॉल्ट कंडीशन में हैंग हो जाता था, कंप्यूटर हैंग हो जाता था, कोई रिस्पॉन्स वो नहीं करता था। ठीक है, सो ये इसको क्या कहते हैं, ये वो एग्जैक्टली चीज है कि फॉल्ट आ गई और फॉल्ट को सिस्टम ने टॉलरेट नहीं किया, फॉल्ट को सिस्टम ने टॉलरेट नहीं किया और सिस्टम जो है वो हैंग हो गया। लेट्स से उस कंप्यूटर की कैपेबिलिटी उस वक्त इतनी होती थी कि आप 10 एप्लीकेशंस साइमल्टेनियसली खोल सकते थे, तो अगर आप 10 से ज्यादा खोलते थे तो कंप्यूटर जो है वो हैंग हो जाता था, मजीद जो है वो किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं करता था। सो आपके सॉफ्टवेयर को भी फॉल्ट टॉलरेंट होना चाहिए, सॉफ्टवेयर को भी फॉल्ट टॉलरेंट होना चाहिए। फॉल्ट टॉलरेंस या फॉल्ट टॉलरेंस FT जो है ये क्वालिटी एश्योरेंस की का एक पार्ट कंसिडर किया जाता है। आपकी फॉल्ट टॉलरेंस की जब हम बात करते हैं, सो आप ये देखें कि ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट या ओवर टाइम और कंपोनेंट्स डुप्लीकेशन आ जाती है। कंपोनेंट्स सॉफ्टवेयर में आपके कुछ कंपोनेंट्स या कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो कि रिपीटेटिव आ रही हैं, डुप्लीकेट हो जाती हैं। सो डुप्लीकेशन से जो है वो फॉल्ट्स लीड होती हैं। सो अगर डुप्लीकेशंस हो रही है तो सिस्टम उसको कैसे रिस्पॉन्स करेगा, बैकएंड पे जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है वो उसको कैसे देखेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है फॉल्ट टॉलरेंस में। इसी तरह फॉल्ट टॉलरेंस के साथ जो है वो थोड़ी सी कॉस्ट तो बढ़ जाती है। आप अगर अपने सॉफ्टवेयर को फॉल्ट टॉलरेंट बनाना चाह रहे हैं, सो कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपको रिलायबिलिटी काफ़ी अचीव हो जाएगी। सो आप अगर स्पेसिफिकली अपने सॉफ्टवेयर को फॉल्ट टॉलरेंट बनाना चाह रहे हैं, देखिए एक टर्म है फॉल्ट फ्री, एक है फॉल्ट टॉलरेंट। फॉल्ट फ्री को हम गारंटी नहीं कर सकते कि ये सिस्टम परफेक्ट है, इसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं होगा, हम ये क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि फॉल्ट टॉलरेंट सॉफ्टवेयर जरूर होगा कि अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो वो उसको बर्दाश्त कर लेगा, वो हैंग या क्रैश नहीं करेगा। फॉल्ट टॉलरेंस है। फॉल्ट टॉलरेंस की एग्जांपल आप किसी बिल्डिंग से भी ले सकते हैं। एक बिल्डिंग है, ठीक है, वो कितनी मजबूत है, वो कितनी अर्थक्वेक टॉलरेंट है, जिसका मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता ज़िलज़ला आता है, सो क्या वो बिल्डिंग जो है वो खुदा न खास्ता क्रैश करके गिर जाती है या जो है वो टॉलरेट करती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो कार मैन्युफैक्चरिंग में भी एक्सीडेंट टॉलरेंट कार्स बनाई जाती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है, सो इसमें जो ह्यूमन है उसकी लाइफ को कैसे सेव किया जाए, तो फिर एयरबैग्स का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया है, और खुदा न खास्ता अगर गाड़ी हिट करती है तो स्टीयरिंग में से जो है वो एयरबैग निकलता है और जो है वो ह्यूमन की लाइफ को सेव किया जाता है। सो ये क्या है, ये फॉल्ट फ्री कार है, फॉल्ट टॉलरेंट कार है। इसी तरह वो बिल्डिंग जो है वो फॉल्ट टॉलरेंट बिल्डिंग थी। ठीक है, सो हम जो सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, सो हमारा एम, हमारा पर्पस ये है कि फॉल्ट टॉलरेंट सॉफ्टवेयर को बनाया जाए। फॉल्ट टॉलरेंट के हिसाब से आप डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं, और मतलब जैसे हम बाकी क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स कर रहे हैं, सो फॉल्ट टॉलरेंट भी इसके साथ जो है वो शामिल की जाती है। जनरल आइडिया फॉल्ट टॉलरेंस का ये है, FT का ये है कि लोकल फॉल्ट्स नॉट लीड टू सिस्टम फेलियर्स। जैसा मैंने पहले भी बात की कि अगर सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में किसी किस्म का एरर आ जाता है, सो सिस्टम को क्रैश नहीं करना चाहिए, सिस्टम को फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने एक प्रोग्राम लिखा, आप उस प्रोग्राम में लेट्स से
यूजर से इनपुट मांग रहे हैं, उसकी एज इनपुट मांग रहे हैं और उसकी एज या उसकी डेट ऑफ बर्थ इनपुट मांग रहे हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ पे आप उसको उसके कोई भी रिलेटेड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इनपुट जो है वो एज ए नंबर्स जाएगी। सो अगर उस सॉफ्टवेयर को या जो प्रोग्राम आपने बनाया है उसमें एंड यूजर डेट ऑफ बर्थ को एज नंबर्स देने के बजाय कोई और वैल्यू दे देता है, कोई स्पेशल सिंबल्स दे देता है, लाइक डिवाइड का सिंबल उसमें इंसर्ट कर लेता है, या जो है वो प्लस का सिंबल्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स अगर इंसर्ट करता है, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर क्या क्रैश कर जाता है? सॉफ्टवेयर क्या रिस्पॉन्स नहीं करता? ये चीज़ इंश्योर करना फॉल्ट टॉलरेंस का काम है। इसी तरह डुप्लीकेशन और रिडंडेंसी जो है वो यूज़ होती है एफटी में, और इसलिए कि आप जो है वो ये देखना चाहते हैं कि अगर एक कंपोनेंट फेल हो गया है तो बैकअप पे जो है वो दूसरा कंपोनेंट हो जो कि चल रहा हो। बैकअप पे दूसरा सॉफ्टवेयर का कोई भी फॉर एग्जांपल फंक्शन है वो बैकअप के तौर पर काम कर रहा हो। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे पास डिफरेंट बैकअप डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, डिफरेंट, आप स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, आप कोई भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, हमने अक्सर देखा है कि लोगों के पास एक बैकअप फ़ोन भी होता है, दो मोबाइल फ़ोन्स उन्होंने रखे होते हैं, इसलिए कि अगर एक की बैटरी डेड हो जाए या एक में कुछ प्रॉब्लम आ जाए सो बैकअप के तौर पर दूसरा फ़ोन होना चाहिए। सो यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर को फॉल्ट टॉलरेंट बनाने के लिए सम टाइम रिडंडेंसी, जिसको रिपीटेशन कहते हैं, और डुप्लीकेशन, ठीक है, ये यूज़ की जाती है, इसलिए कि एक फंक्शन, एक कॉम्पोनेंट अगर हैंग हो गया, क्रैश कर गया है, तो उसकी वजह से सॉफ्टवेयर क्रैश ना करे, बल्कि एक बैकअप के तौर पर जो है दूसरा मॉड्यूल है वो उसको, उस फंक्शनैलिटी को पूरा परफॉर्म कर ले। इसी तरह रिकवरी ब्लॉक्स होते हैं हमारे, रीडू, ठीक है, हमने अक्सर देखा है आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी है, आप कोई कमांड देते हैं या आपने कोई सर्टेन टास्क किया, ठीक है, आप उसको रोल बैक करते हैं, ठीक है, रिकवरी ब्लॉक से आप उसको रिकवर करते हैं। सो रीडू आप उसको कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो मिस्टेक, आप वर्ड पे कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आपने मिस्टेकनली या एक्सीडेंटली पूरा डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिया है, ठीक है। सो आप जानते हैं कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रीडू की फैसिलिटी है, और वो उसमें यह है कि आपने जो एक्सीडेंटली डिलीट कर दिया आप उसको रीडू कर सकते हैं, मतलब आप उसको रिकवर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसाइकल बिन जो पड़ा हुआ है वो इसलिए पड़ा हुआ है कि लेट से अगर आपने कोई आइटम्स, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई फाइल्स डिलीट कर दिए हैं, सो वो रिसाइकल बिन में पड़ी रहती हैं। लेटर ऑन लेट से अगर आपको ख्याल आता है कि वो फाइल इंपॉर्टेंट थी या वो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट था, मुझे डिलीट नहीं करना चाहिए था, सो आप क्या करते हैं, रिसाइकल बिन से जाकर उसको रिकवर कर लेते हैं। सो रिसाइकल बिन आपका एज ए रिकवरी ब्लॉक के तौर पर काम करता है, और वो आपको जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी फाइल है, वो रिकवर करके दे देता है। लेकिन ये उस वक्त होता है जबकि आपकी फाइल रिसाइकल बिन में पड़ी हो। अगर आपने उसको शिफ्ट की प्रेस करके डिलीट किया है, सो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। सो रिकवरी ब्लॉक्स उसमें होने चाहिए ताकि आपके सॉफ्टवेयर में या आपके प्रोग्राम में, ताकि अगर कोई उसमें रीडू करना पड़े सो रीडू को आसानी से परफॉर्म किया जा सके। पैरेलल रिडंडेंसी, जो कि मतलब एन वर्जन प्रोग्रामिंग क्या है, जिसमें हमने अर्लियरली भी एक लेक्चर में, एक एग्जांपल में हमने देखा कि आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आप उसके एन वर्जन्स बना लेते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर के आप एन वर्जन्स बना लेते हैं और फिर हर वर्जन को आप इनपुट देते हैं, ठीक है, स्लाइटली वेरिएशंस के साथ आपने एन वर्जन्स बना दिए और फिर आप उसको इनपुट देते हैं। फिर आप ये देखते हैं कि ये इनपुट वर्जन 1 ने कैसे इसको लिया और क्या आउटपुट प्रोड्यूस की, वर्जन 2 ने इसको कैसे लिया और क्या आउटपुट दी, वर्जन 3 ने इसको कैसे एक्सेप्ट किया, कैसे एग्जीक्यूट किया और क्या आउटपुट दी, ठीक है। सो ये डिफरेंट वर्जन्स बनाने का पर्पस ये होता है कि सेम इनपुट देखकर देखा जाता है कि क्या आउटपुट आती है, इनमें से कौन सा वर्जन जो है वो फॉल्ट टॉलरेंट है, कौन सा वर्जन ठीक आउटपुट देता है और कौन सा वर्जन जो है वो
मतलब उसमें इस पर्टिकुलर इनपुट को हैंडल करने का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मतलब आप क्या करते हैं, आप ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस या मोस्टली डिफरेंट कॉम्बिनेशन से वो इनपुट सॉफ्टवेयर के डिफरेंट वर्जन्स को देते हैं और फिर देखते हैं कि जो है वो कैसे ये बिहेवियर परफॉर्म करता है। एन वर्जन प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि एक ड्राइवर है, ठीक है, उसकी सर्टेन ड्राइविंग हैबिट है, ठीक है, सो आप उसको एन टाइप्स की कार देते हैं, ठीक है, कि वो कार 1 कैसे चलाता है, कार 2 स्लाइटली मॉडिफाइड होगी, स्लाइटली इसमें चेंजेस होंगी, वो कैसे चलाता है, ठीक है, स्लाइड 3 वो उसमें कैसे चलाता। फॉर एग्जाम्पल एक ड्राइवर है, ठीक है, उसकी आदत ये है कि वो ब्रेक को वेरी हार्श प्रेस करता है, बहुत जोर दबा के ब्रेक प्रेस करता है, ठीक है। अब उसकी ये हैबिट डिफरेंट कार्स पर चेक की जाती है, ठीक है, कि कार 1 जिसकी ब्रेक्स बहुत ज्यादा टाइट हैं, बहुत ज्यादा उसकी इमीडिएट ब्रेक लग जाती है, सो अगर ये ड्राइवर उधर ब्रेक लगाए सो पैसेंजर्स कैसे रिएक्ट करेंगे, मे बी पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा जर्क लगे, ठीक है। इसी तरह दूसरी कार पर जिसकी ब्रेक्स स्लाइटली सॉफ्ट हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस कार, वहां पे अगर ये ड्राइवर हार्श ब्रेकिंग करता है, सो फिर जो पीछे अदर पैसेंजर्स बैठे हैं उनको उन पर जर्क की, उन पर झटके की क्या सूरत हाल होगी। सो मतलब आप डिफरेंट तरीकों से इसको देख सकते हैं। बाज़-औक़ात आपके टीचर्स, आपके इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो भी एनवीपी एन वर्जन प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, नॉट इन इट्स प्योर फॉर्म, बट ऐसे होता है जिस तरह एक क्लास है, ठीक है, और एक क्लास में कोई टेस्ट होना है, ठीक है, सो उस टेस्ट के डिफरेंट वर्जन्स बना दिए जाते हैं, क्वेश्चंस मोर लेस सेम होते हैं, कॉन्सेप्ट मोर लेस सेम होता है, लेकिन टेस्ट के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, ठीक है। चूंकि अगर लेट्स से क्लासरूम की एनवायरनमेंट में वो असाइनमेंट या क्विज हो रहा है, ठीक है, सो अगर सेम क्विज पूरी क्लास में दिया जाए तो इस बात के चांसेस हैं कि दो करीब बैठे हुए लोग जो है वो एक दूसरे से जो है वो एक दूसरे का क्विज देखकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए इंस्ट्रक्टर या टीचर क्या करता है कि डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द टेस्ट बनाता है, ठीक है, और फिर हर एक को डिफरेंट वर्जन्स रैंडमली दे दिया जाता है। अब हो सकता है कि स्टूडेंट ए के पास जो क्विज का पेपर आया है वो उसके साथ बैठने वाले स्टूडेंट से डिफरेंट हो, और डिफरेंट होता है। इसी तरह इस स्टूडेंट के पास जो क्विज आया है वो साथ में बैठने वाले से डिफरेंट होता है। सो ये एन वर्जन्स ऑफ द टेस्ट बना दिए गए हैं। अब इनपुट कौन दे रहा है, इनपुट स्टूडेंट ही दे रहा है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द टेस्ट है, और फिर उसकी आउटपुट, फिर उसका रिजल्ट जो है वो इवेल्युएट किया जाता है, फिर उसका रिजल्ट जो है वो देखा जाता है। सो बिल्कुल सॉफ्टवेयर में भी इसी तरह होता है कि एन वर्जन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ठीक है, और देखा जाता है कि अगर इनपुट दी जाए तो फिर आपका सॉफ्टवेयर उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है और कैसे बिहेव करता है। आपके रिकवरी ब्लॉक्स, जिसको हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड में यहां पर भी डिस्कस किया है, रिकवरी ब्लॉक्स, रिकवरी ब्लॉक की आगे जो है वो थ्री मेन आइडियाज हैं, पीरियोडिक चेक पॉइंटिंग, प्रॉब्लम डिटेक्शन या एक्सेप्टेंस टेस्ट, और रोल बैक, ठीक है। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर आप गेम्स खेलते हैं अपने मोबाइल में या किसी भी गेमिंग कंसोल पर, सो उस गेम के भी चेक पॉइंट्स होते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप गेम खेल रहे हैं और आप एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, सो गेम आपकी सेव हो जाती है। लेट से आगे चलकर अगर आप फेल भी हो जाते हैं सो आपको दोबारा से शुरू नहीं करना पड़ता, बल्कि जो लास्ट चेक पॉइंट है, जो सेव्ड चेक पॉइंट है, आप वहीं से गेम रीस्टार्ट करते हैं। यही कॉन्सेप्ट चेक पॉइंटिंग का जो है वो आपकी विंडोज में भी है, ठीक है। आप अगर विंडोज के स्टार्ट मेन्यू और एसेसरीज में जाकर देखें सो उसमें जो है वो चेक पॉइंट्स बने हैं, ठीक है, और वो विंडोज ऑटोमेटिकली क्या करता है, आप मैनुअली भी फीड कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक भी होता है कि आप उसमें कुछ चेक पॉइंट्स सेव कर लेते हैं, और वो हर वीक के बाद भी हो सकता है, हर मंथ के बाद भी हो सकता है। विंडोज में इन चेक पॉइंट्स का पर्पज ये होता है कि लेट से आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और उस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल करने के बाद, या आपने कोई और एक्टिविटी की, इंटरनेट से कोई आप डाउनलोडिंग कर रहे थे और वहां से कोई वायरसेस वगैरह भी आ गए, कोई ऐसा प्रोग्राम आपके सिस्टम में आ गया जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो इररिस्पॉन्सिव हो गया, ये बहुत स्लो बिहेव करने लगा। अब अगर आप ऐसे वायरस को डिलीट भी करना चाहते हैं, वो डिलीट भी नहीं हो रहा,
सो फिर आप क्या करते हैं कि विंडोज का जो लास्ट चेक पॉइंट है आप वहां पर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उस चेक पॉइंट के बाद जितनी इंस्टॉलेशन, जितने सॉफ्टवेयर्स, जितनी चीजें उस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हुई थी उनको वापस जो है वो डिलीट किया जाए और लास्ट चेक पॉइंट से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा शुरू करता है। ठीक है, लास्ट चेक पॉइंट से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा शुरू करता है। सो बिल्कुल सॉफ्टवेयर में भी इस तरह जो है वो चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है और कहीं पे अगर उसमें फेलियर या फॉल्ट आती है सो वो असरनो आपको सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन या स्टार्ट या एग्जीक्यूट ना करना पड़े, बल्कि जहां से फेलियर हुआ है उससे जो प्रीवियस चेक पॉइंट है वहां से उसको रिज्यूम करना चाहिए। प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया जाता है जिसके लिए एक्सेप्टेंस टेस्ट भी किए जाते हैं और फिर चेक पॉइंट से आप रोल बैक करते हैं, रिकवरी करते हैं। चेक पॉइंट से आप फिर रोल बैक करते हैं और रिकवरी करते हैं। पीरियोडिक का मतलब यह है आप रेगुलर चेक पॉइंट्स रखते हैं। अब वो रेगुलर किस पीरियड ऑफ टाइम पे है, वो वीकली भी हो सकता है, वो मंथली भी हो सकता है, वो आवरली भी हो सकता है। सो डिपेंड करता है कि आपके सॉफ्टवेयर की नौइयत क्या है और आप अकॉर्डिंगली पीरियोडिक चेक पॉइंट्स रख सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर अगर डायग्राम को आप देखें तो इसमें ये एरो शो कर रहा है एग्जीक्यूशन फ्लो को, सॉफ्टवेयर जो है वो रन कर रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर चल रहा है। ठीक है, ये इसका एक चेक पॉइंट है, ये दूसरा चेक पॉइंट है, इसके बाद तीसरा चेक पॉइंट है, वगैरह वगैरह इस तरह चेक पॉइंट्स हैं। सो हर चेक पॉइंट पर आपके सॉफ्टवेयर की जो कंटेंट्स हैं वो सेव हो जाते हैं। हर चेक पॉइंट पर सॉफ्टवेयर के कंटेंट्स जो हैं वो सेव हो जाते हैं। लेट्स से ये चेक पॉइंट था, उसके बाद सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हुआ, फिर इस चेक पॉइंट पर आया, यहां तक आकर जो सॉफ्टवेयर की कंडीशन थी वो सेव हुई। अब यहां पर जाकर अगर सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है, कोई फेलियर डिटेक्ट हो जाता है, फिर क्या होता है, बजाय इसके कि सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाए और उसको बिल्कुल असरनो दोबारा से शुरू करना पड़े, वो क्या करता है, वो जो प्रीवियस चेक पॉइंट है वो वहां से शुरू करता है। और इस केस में प्रीवियस चेक पॉइंट ये है और इसके कंटेंट्स कहां से मिलेंगे, इसके कंटेंट्स ये जो सेव्ड कंटेंट्स में पड़े हुए हैं वहां से ये कंटेंट्स रिट्रीव करता है और ये अपनी एग्जीक्यूशन दोबारा कर लेता है। सो आपने देखा कि जब यहां पे फेलियर आया, सो फेलियर से पहले जो भी चेक पॉइंट था वहां से अपने कंटेंट्स रिस्टोर किए। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपने अपना एग्जीक्यूशन दोबारा कंटिन्यू कर लिया। सो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चेक पॉइंटिंग बिल्कुल इस तरह है, स्पेशली डेटाबेसेस की हम बात करें। ठीक है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर की जिसमें बाज़ वक़्त बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो सेव हो रहा होता है। ठीक है, सो दैट इंपॉर्टेंट डेटा नीड्स टू बी सेव्ड और आप क्या करते हैं, वहां पे भी चेक पॉइंट्स लगाते हैं कि लेट्स से डेटाबेस में आप सेविंग कर रहे हैं, डाटा ढेर सारा इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, खुदा न खास्ता आपकी डेटाबेस जो है वो क्रैश कर जाती है। सो फिर क्रैश कर जाने से क्या होगा कि अगर चेक पॉइंट्स नहीं हैं और रोल बैक की फैसिलिटी नहीं है तो फिर क्या है, जो भी काम उस दिन आपने किया वो सारे का सारा वैनिश हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने चेक पॉइंट्स रखे हैं, सो जहां पे आपके सिस्टम ने क्रैश किया, डेटाबेस ने क्रैश किया, उसके पिछले चेक पॉइंट से आपके सारे कंटेंट्स रिट्रीव हो जाते हैं। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा होगा, अगर स्टिल आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं 2003 एंड अर्लियर वर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं, सो इसमें आपने देखा होगा कि आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, अगर आपने उसको सेव नहीं किया और लाइट फॉर एग्जांपल चली गई, ठीक है, और आपका जो कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट हुआ, सो क्या होता है कि जितना डॉक्यूमेंट आपने लिखा था नेक्स्ट टाइम वो अवेलेबल ही नहीं होता, वो अवेलेबल नहीं होता। जो डॉक्यूमेंट आपने पूरा टाइप किया था वो आपको दोबारा करना पड़ता है। ठीक है, और कई दफ़ा ऐसे आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि बाज़ वक़्त इंसान एक डॉक्यूमेंट लिखना शुरू करता है लेकिन सेव नहीं करता और अचानक ही कोई मिसहैप हो जाता है जिसकी वजह से कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है और रीस्टार्ट होने की वजह से वो चूंकि सेव नहीं हुआ था तो सारे कंटेंट्स वैनिश हो जाते हैं, इरेज हो जाते हैं। अब जो लेटेस्ट वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ रहे हैं, जो लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जैसे कि 2010, उसमें क्या है, उसमें भी यही चेक पॉइंट्स लगे हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने यूजर ने अगर डॉक्यूमेंट को सेव नहीं भी किया, ठीक है, क्योंकि एंड यूजर ह्यूमन है और ह्यूमन जो है वो भूल सकता है, उससे मिस्टेक हो सकती है। सो अगर सॉफ्टवेयर, अगर आपने वो डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया, बैकएंड पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुद उसके चेक पॉइंट्स लगा रहा है, खुद उसको ऑटोमेटिकली सेव कर रहा है।
ठीक है। और क्या होता है, और वो कितने चेक पॉइंट्स है, वो लेट से हर 2 मिनट बाद या हर सर्टन वर्ड्स के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो उसका चेक पॉइंट लगा रहा है। अब बिल्कुल इसी तरह जैसे यहां पे मेंशन है, आप डॉक्यूमेंट में टाइपिंग कर रहे हैं, आपने कोई सेव नहीं किया, ठीक है, यहां पर पहुंचकर अगर आपका वर्ड क्रैश कर जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्रैश कर जाता है, या बिजली चली जाती है और आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है, ठीक है, इन दैट केस आल्सो जब आप दोबारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिकवर करेंगे, ठीक है, सो वो आपको लेफ्ट साइड पर एक मैसेज आ रहा होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर कि वर्ड हैज रिकवर्ड सम फाइल्स, ठीक है, वर्ड हैज रिकवर्ड सम फाइल्स। और अगर आप उस फाइल पे क्लिक करें सो ये वही वर्ड फाइल होती है जो कि आप लिख रहे थे, ठीक है। सो इवन आपने यहां पे सेव नहीं भी किया, लेकिन वर्ड ने उसको आपको रिकवर करके दे दिया, इसीलिए कि वर्ड उसका चेक पॉइंट रख रहा था और लास्ट चेक पॉइंट्स के बाद से जो है वो उसने रिकवर करके दे दिया और रिकवरी हुई। इस चीज को भी याद रखें कि आपकी जो रिकवरी है वो प्रीवियस चेक पॉइंट से होगी। अब फॉर एग्जांपल यहां तक ये जो आपने काम किया है, ठीक है, ये जो आपने काम किया था ये इन एनी केस इरेज हो जाएगा, ये इन एनी केस रिकवर नहीं होगा, क्योंकि आपकी रिकवरी सिर्फ लास्ट चेक पॉइंट से होती है। अब लास्ट चेक पॉइंट से जो कंटेंट्स रिट्रीव हुए हैं उसके बाद से आपको ये वाला पोर्शन परहैप्स दोबारा करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है ये कि आप अगर आप समझते हैं कि इस ड्यूरेशन में आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया था, ठीक है, या इतनी ड्यूरेशन में आप बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, इन दैट केस आपको चाहिए कि आप जो पीरियोडिक चेक पॉइंटिंग है उसका इंटरवल बहुत कम कर लें। लेट से यहां पे अगर लेट से हर 5 मिनट बाद चेक पॉइंट्स लग रहे हैं उसके एग्जीक्यूशन फ्लो में, और आप समझते हैं कि 5 मिनट में आप सॉफ्टवेयर में ढेर सारा इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं, सो फिर 5 मिनट के बजाय जो है वो आप 2 मिनट का इंटरवल रख रहे हैं, 2 मिनट पर, हर 2 मिनट पर आप चेक पॉइंट्स रखें। सो ये पीरियोडिक चेक पॉइंटिंग ये आप खुद सेट करते हैं या वो सॉफ्टवेयर खुद सेट करता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है और वो कितना क्रिटिकल है। पीरियोडिक चेक पॉइंटिंग अगर आप टू ऑफन करें, ठीक है, अब इसके साथ मसले मसाइल ये हैं कि अगर यहां पे टू ऑफन करें, मतलब हर यहां पे फॉर एग्जांपल हर 5 मिनट्स के बाद अगर चेक पॉइंट्स लगे और हर 2 मिनट के बाद चेक पॉइंट्स लगाना शुरू कर दें, तो फिर क्या होगा, एक्सपेंसिव चेक पॉइंटिंग हो जाएगी। फिर आपको ढेर सारा डेटा जो है वो बार बार सेव करना पड़ेगा, बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, सो इसके ओवरहेड्स ज्यादा हैं। अगर आप टू रेयर करते हैं, ठीक है, बहुत कम चेक पॉइंट्स रखते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया, मतलब इस पूरे एग्जीक्यूशन फ्लो में 2 चेक पॉइंट्स रख रहे हैं, ठीक है। अब अगर यहां पे अगर कोई फेलियर हो जाता है, सो ये वाला काम जो आपने किया था ये आपको इन एनी केस नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप बहुत कम चेक पॉइंट्स रखते हैं, सो उसका नुकसान क्या है, एक्सपेंसिव रिकवरी, ठीक है, रिकवरी जो है एक सर्टेन पॉइंट तक होती है, कुछ कंटेंट्स लॉस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो आप क्या करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू नीड, कितना क्रिटिकल है वो, किस किस्म का सेंसिटिव डाटा वो सॉफ्टवेयर हैंडल कर रहा है, आप अकॉर्डिंगली चेक पॉइंट्स रखते हैं, आप उसका पीरियड जो है वो अकॉर्डिंगली सेट करते हैं। इसी तरह स्मार्ट इंक्रीमेंटल चेक पॉइंट जो है वो यूज किए जाते हैं। स्मार्ट इंक्रीमेंटल चेक पॉइंट्स ये हैं, ठीक है, कि मतलब टू ऑफन भी नहीं होते, बहुत ज्यादा चेक पॉइंट्स भी नहीं होते और बहुत कम भी नहीं होते, मुनासिब तरीके से इसको सेट किया जाता है। इसके अलावा है प्रॉब्लम डिटेक्शन एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट, जिसको हमने यहां पे भी देखा है। प्रॉब्लम डिटेक्शन एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट क्या है, एक्सेप्शंस ड्यू टू एन एक्सटर्नल कॉजेज, ठीक है, एंड पीरियोडिक वर्सेस इवेंट ट्रिगर। यहां पे जब आप फॉल्ट टॉलरेंट की बात करते हैं तो आप अपने सॉफ्टवेयर में कुछ एक्सेप्शंस डालकर देते हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस डालकर देखते हैं और फिर देखते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर कैसे रिस्पॉन्स करता है। वो इंटरनल कॉजेज भी हो सकती हैं, वो एक्सटर्नल कॉजेज भी हो सकती हैं, मतलब आप डेलिबरेटली जानबूझकर सॉफ्टवेयर को ऐसी इनपुट दे रहे हैं कि आप ये देखना चाहते हैं कि यहां पर सॉफ्टवेयर क्रैश करता है या नहीं करता, या इस पर्टिकुलर इनपुट के देने से या इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन के देने से सॉफ्टवेयर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। सो ये आप जो है वो उसको करते हैं, ठीक है। जिस तरह एक आसान सी एग्जांपल अगर दी जाए, सो जिस तरह गाड़ी है, एक कार है, वो नई कार है, ठीक है, एक नई 4 व्हील ड्राइव कार है। अब उसका अगर फॉल्ट टॉलरेंस चेक की जा रही है, सो उसको क्या किया जाता है, उसको पहाड़ी इलाकों में ले जाया जाता है, उसको पथरीली जगहों पर उसको
जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वहां पे उसको ड्राइविंग की जाती है। लेट से थोड़ा सा पानी के अंदर से उसको गुजारा जाता है, पथरीले नोकीले पत्थरों से उसको जो है वो गुजारा जाता है। क्यों? ताकि आप देख रहे हैं कि अगर ये एक्सेप्शनल केस आते हैं तो ये वाली कार, ये 4 व्हील ड्राइव कार कैसे रिस्पॉन्ड करती है। क्या इसका इंजन हीटअप हो जाएगा, ठीक है, क्या जो है वो, या ये इजीली उस ड्राइविंग कंडीशन को एड्रेस कर लेगी, ठीक है। सो इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सेप्शंस देकर सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है, सॉफ्टवेयर को देखा जाता है कि ये कितना फॉल्ट टॉलरेट करेगा। ये एक्सेप्शन जो है वो पीरियोडिक भी हो सकती हैं और इवेंट ट्रिगर्ड भी हो सकती हैं। पीरियोडिक का मतलब ये है कि हर थोड़ी देर बाद आपने वो एक्सेप्शन दी, और इवेंट ट्रिगर्ड भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जब ये इस किस्म का इवेंट होगा तो तब ये एक्सेप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लेट्स से जब वेरी हैवी लोड ऑन द सॉफ्टवेयर आए, जब बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, फिर आपने कोई एक्सेप्शन दिया है कि सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बिजी था, अगर ये एक्सेप्शन भी आ गई तो फिर सॉफ्टवेयर कैसे रिस्पॉन्स करता है, क्या वो क्रैश कर जाता है, फेल हो जाता है, या उसको इजीली उस एक्सेप्शन से, उस कंडीशन से निकल आता है। इसी तरह हमारे पास है रिकवरी और रिकवरी या रोल बैक फ्रॉम प्रॉब्लम्स। सॉफ्टवेयर का क्रैश हो जाना ये नॉर्मल है, ठीक है, हो जाता है। सर्टेन कंडीशंस, एक्सेप्शंस ऐसे आ जाती हैं कि सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है। क्रैश हो जाना एक मसला है, ठीक है, लेकिन ये मसला सॉल्व हो सकता है अगर आपने उसको रिकवर कर लिया, अगर आपने उसको रोल बैक कर लिया, ठीक है, अगर आपने इसको रोल बैक कर दिया। सो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे क्रैश हुआ, लेकिन आपने उसको इस चेक पॉइंट से, ये जो इस चेक पॉइंट से आपने उसको रिकवर कर लिया। ये जो सारा काम आपने किया हुआ था या सॉफ्टवेयर ने परफॉर्म किया था, ये सेव ही रहता है, ठीक है, ये सेव्ड कंटेंट्स में सेव ही रहता है, ठीक है। सो आपने उसको रिकवर कर लिया या रोल बैक आपने उसको कर लिया, ठीक है। सो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस या एनवायरनमेंट की वजह से भी रोल बैक करना पड़ता है, इंटरनल फॉल्ट्स की वजह से भी रोल बैक करना पड़ता है। रोल बैक की आप एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आजकल हर एक के ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स कॉन्फ़िगर्ड हैं। लेट्स से मैंने अगर किसी एक अकाउंट में कुछ पैसे भेजने हैं, ठीक है, और मैं 1000 रुपीज़ भेजना चाह रहा था। अब आप देखते हैं कि बैंकिंग में जब आप 1000 लिखते हैं तो वो एक्चुअली होता है 1000.00, ठीक है, 1000 रुपीज़ एंड 00 पैसा, ठीक है। अब अगर लेट्स से एंड यूजर ये ट्रांजैक्शन कर रहा है और उसने एक जीरो ज्यादा लगा दिया है, ठीक है, पॉइंट से पहले एक जीरो उसने मिस्टेकनली ह्यूमन एरर की वजह से उसने एक जीरो ज्यादा लगा दिया है, ठीक है। सो जिस अकाउंट में 1000 रुपए भेजना चाह रहा था वहां पे तो अब 10,000 रुपए चले जाएंगे, ठीक है। सो एक जीरो के ऐड करने की वजह से उसके अकाउंट से पैसे, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई और जो है वो 1000 रुपए के बजाय जो है वो 10,000 रुपए चले गए। अब इस केस में सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहिए, रोल बैक की ऑप्शन देनी चाहिए, अनडू की फैसिलिटी सॉफ्टवेयर को देनी चाहिए कि अगर इस किस्म के एरर्स हों और जो ऑनलाइन बैंकर है, जो ऑनलाइन बैंकिंग को यूज कर रहा है, वो अगर मिस्टेकनली ऐसी ट्रांजैक्शन उसने कर ली है, सो उसको विद इन 5 मिनट्स या विद इन फ्यू मिनट्स उस ट्रांजैक्शन को अनडू करने की इजाजत मिलनी चाहिए, ठीक है। सो हम इसको कहते हैं रोल बैक फ्रॉम दी प्रॉब्लम्स, रिकवरी फ्रॉम दी प्रॉब्लम्स। सो ये एक प्रॉब्लम आ गया कि उसने ह्यूमन एरर की वजह से 1000 रुपीज भेजने के बजाय एक जीरो ज्यादा ऐड कर लिया और 10,000 रुपीज भेज दिए, और जैसी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई उसने ओके प्रेस किया और उसने जब एक सक्सेसफुल मैसेज भेजा कि 10,000 रुपीज हैज बीन ट्रांसफर टू दिस अकाउंट, तब उसको रियलाइज हुआ कि मैं तो 1000 भेजना चाह रहा था, या तो 10,000 चले गए। सो विद इन फ्यू मिनट्स ऑफ टाइम उस क्लाइंट को अगर ये ऑप्शन है कि वो इस ट्रांजैक्शन को अनडू करे, रिकवर अगर कर ले, सो ये एक बड़ा अच्छा उसके लिए मैकेनिज्म है। करंटली बैंकिंग ये चीज, ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, लेकिन मतलब अगर ये हो जाए, सो एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं कि इससे एंड यूजर को फैसिलिटी हो सकती है। अच्छा जी, फॉल्ट टॉलरेंस एंड इन्वर्जन प्रोग्रामिंग। इन्वर्जन प्रोग्रामिंग को मैंने आपको पहले भी बताया, इस केस में आप ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर के डिफरेंट वर्जन्स हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 एंड अप टू वर्जन n। अब इन डिफरेंट वर्जन्स को सेम इनपुट दी जाती है, सेम इनपुट इस वर्जन को दी जाती है और देखा जाता है कि ये वर्जन क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ये इनपुट, सेम इनपुट अगर
इस वर्जन को दी जाती है तो क्या आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, और इसी तरह सेम इनपुट अगर इस वर्जन को दी जा रही है तो क्या आउटपुट प्रोड्यूस की जा रही है। और ये वर्जन आपस में इंडिपेंडेंट है, मतलब इस इनपुट के अगेंस्ट इसकी प्रोसेसिंग या एग्जीक्यूशन इससे इंडिपेंडेंट है और इससे भी इंडिपेंडेंट है, मतलब ये इंडिपेंडेंटली ये वर्जन आपस में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, सो देखा जाता है कि इनपुट के अगेंस्ट क्या आउटपुट आई है। सो मल्टीपल इंडिपेंडेंट वर्जन्स होते हैं और फिर जो है वो आपका एक डिसीजन यूनिट है। ठीक है, डिसीजन यूनिट के बाद आपकी आउटपुट आ रही है। सो ये आउटपुट देखी जाती है कि ये जो आउटपुट रिक्वायर्ड थी वो किस वर्जन से आई है। ठीक है, या अगर यहाँ पे डेलिबरेटली जानबूझकर अगर एक रॉन्ग इनपुट दी गई है, ठीक है, उसकी टॉलरेंस चेक करने के लिए, सो वर्जन 1 ने उसको कैसे टॉलरेट किया या नहीं किया, क्रैश कर लिया, या वर्जन 2 ने उसको कैसे टॉलरेट किया या उसने क्रैश कर लिया, और इसी तरह किस वर्जन ने उसको एक्सेप्ट किया, टॉलरेट किया, और किस वर्जन ने, कौन सा वर्जन जो है वो सॉफ्टवेयर का क्रैश हो गया। सो ये एग्जैक्टली आप अपने फॉल्ट टॉलरेंस में और एन वर्जन प्रोग्रामिंग में आप देख रहे हैं। मल्टीपल इंडिपेंडेंट वर्जन्स होते हैं जो कि पैरेलल भी चल रहे होते हैं और एज अ बैकअप भी चल रहे होते हैं, और हमने ये देखा कि ये पहले भी हमने बात की कि ये इंडिपेंडेंट है। वर्जन 1 वर्जन 2 से इंडिपेंडेंट है, वर्जन 2 वर्जन 3 से इंडिपेंडेंट, तो ये सारे इंडिपेंडेंट आपस में चल रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह सपोर्ट एनवायरनमेंट में क्या है, आप कंकरेंट एग्जीक्यूशन करते हैं। कंकरेंट एग्जीक्यूशन का मतलब ये है पैरेलल एग्जीक्यूशन। अब ये सेम इनपुट इसको भी दी गई है और मीनवाइल एट द सेम टाइम इसको भी दी गई है, और मीनवाइल एट द सेम टाइम एन वर्जन को भी दी गई है। मतलब ऐसे नहीं होगा कि पहले एन वर्जन उसको एग्जीक्यूट कर ले, फिर डिसीजन यूनिट, फिर कोई आउटपुट आए। ठीक है, सेम इनपुट सेम टाइम पे डिफरेंट वर्जन्स को दी जाती है और फिर उसकी आउटपुट देखी जाती है। ठीक है, इसी तरह स्विचिंग है, वोटिंग डिसीजन एल्गोरिदम्स है। करेक्शन या रिकवरी क्या है, पी आउट ऑफ एन रिलायबिलिटी। ठीक है, पी आउट ऑफ एन रिलायबिलिटी मतलब आप रिलायबिलिटी को चेक करने हैं। अगर आपने ये देखना है कि एन वर्जन्स थे, ठीक है, और आपने डिफरेंट इनपुट्स दी, सो कितने परसेंट इनपुट जो है वो ठीक वर्जन्स ने जो है वो ठीक आउटपुट प्रोड्यूस की और कितनी दफा जो है वो खराब प्रोड्यूस हुई। सो आप न्यूमेरिक वैल्यूज में कैलकुलेट करते हैं कि रिलायबिलिटी कितनी हुई सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी। मतलब लेट से अगर सॉफ्टवेयर को 10 रॉन्ग इनपुट्स दी जा रही हैं, डेलिबरेटली जानबूझकर 10 रॉन्ग इनपुट्स दी जा रही हैं, सो 10 रॉन्ग इनपुट्स के अगेंस्ट सॉफ्टवेयर कितनी दफा क्रैश करता है। अगर तो 8 दफा क्रैश करता है तो उसकी रिलायबिलिटी सिर्फ 20% है। अगर 7 दफा सक्सेसफुल होता है और 3 दफा क्रैश करता है, इसका मतलब है उसकी रिलायबिलिटी 70% है। अगर रॉन्ग इनपुट देने से सॉफ्टवेयर 10 दफा रॉन्ग इनपुट देने से सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम क्रैश नहीं करता और उस फॉल्ट को टॉलरेट कर देता है, सो हम कहते हैं कि उसकी रिलायबिलिटी 100% है। सो हमारा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर और एज ए क्वालिटी एश्योरेंस पर्सन कि हम 100% रिलायबल सॉफ्टवेयर बनाएं। सो करेक्शन और रिकवरी की उसकी न्यूमेरिक वैल्यूज देखी जाती हैं और ये देखा जाता है कि कितनी दफा में उसने ठीक आउटपुट प्रोड्यूस की है। और इसी तरह डायनामिक वर्सेस ऑफलाइन करेक्शन भी की जाती है। मतलब आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट देकर देखते हैं कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे उस रिकवरी स्टेट में आता है और कैसे उस फॉल्ट को करेक्ट करता है। इसके बाद है फॉल्ट टॉलरेंस एंड सेफ्टी। फॉल्ट टॉलरेंस सेफ्टी इंजीनियरिंग में या सॉफ्टवेयर सेफ्टी इंजीनियरिंग में फॉल्ट टॉलरेंस कैसे मदद देती है, इसको देखते हैं। एक्चुअली हमारा पर्पस ये है सेफ्टी का कि आप अपने सॉफ्टवेयर को इस तरीके से बनाएं कि वो फॉल्ट को टॉलरेट कर सके। ठीक है, इसी तरह सेफ्टी का आपका ये पर्पस होता है कि आप उसको एक्सीडेंट फ्री बनाएं, और जिसने मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी कि एक तो ये है आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, और आपने मिस्टेकनली डॉक्यूमेंट को डिलीट कर दिया है, जो भी आप टाइपिंग कर रहे थे वो आपने डिलीट कर लिया है। अब ये एक फॉल्ट आ गई, ठीक है, ये एक ह्यूमन फॉल्ट की वजह से वो उस डॉक्यूमेंट के कुछ कंटेंट्स जो हैं वो डिलीट हो गए।
अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको फैसिलिटी देता है कि आप उसको अनडू कर सकें, आप उसको रिकवर कर सकें। सो वो आप रिकवर कर लेते हैं और जो डिलीटेड कंटेंट्स होते हैं या कंट्रोल जी ये की प्रेस करें, सो जो आपने डिलीट किया था उसको आप अनडू करते हैं और वो रिकवर हो जाता है। सो ये था फॉल्ट टॉलरेंस। एक है सेफ्टी, जिसकी मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि लेट से आप काम कर रहे थे, डॉक्यूमेंट आपने सेव नहीं किया हुआ था, ये एक सर्टेन पॉइंट तक सेव करने के बाद आप आगे ढेर सारी चेंजेस कर रहे थे और अचानक एक एक्सीडेंट ये हुआ कि आपकी कंप्यूटर जो है वो उसमें पावर ऑफ हो गई, ठीक है, और जब आपने रीस्टार्ट किया सो जो कंटेंट्स आपने लिखे थे वो सारे आपको नजर नहीं आ रहे। सो एक्सीडेंट फ्री बनाना ये भी सॉफ्टवेयर का पर्पस है। और हम देखते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 एंड ऑनवर्ड्स, उसमें वो एक्सीडेंट फ्री हैं, ठीक है, कि अगर आप एक डॉक्यूमेंट लिख रहे थे, डॉक्यूमेंट में ढेर सारी टाइपिंग आपने कर भी ली थी और अगर आपने सेव नहीं भी किया था तो स्टिल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक एक्सीडेंट फ्री है और आपका ढेर सारा काम बैकएंड पे वो ऑटोमेटिकली सेव कर रहा होता है। सो इसका फायदा क्या है? फायदा इसका यह है कि वीकन्स एरर, फॉल्ट, फेलियर, एक्सीडेंट लिंक, ठीक है, एक लिंक है जिसको हम कहते हैं एरर, एरर से फॉल्ट, फॉल्ट से फेलियर, ठीक है, और फेलियर से एक्सीडेंट। अब ये पूरी चेन जो है इसको कमजोर हो जाती है, इस बात के चांसेस कम से कम हो जाते हैं कि एरर आएगा, उसकी वजह से फॉल्ट आएगी, उसकी वजह से फेलियर आएगा और एक्सीडेंट होगा। सो ये जो लिंक है हम इसको काफी हद तक इंप्रूव कर लेते हैं या इस लिंक को हम काफी हद तक कमजोर कर लेते हैं। सो एरर्स ही नहीं आएंगे, एरर्स नहीं आएंगे तो फॉल्ट्स नहीं आएंगी, फॉल्ट्स नहीं आएंगी तो फेलियर्स नहीं होंगे और इसी तरह एक्सीडेंट फ्री सॉफ्टवेयर जो है वो बनेगा। फॉल्ट टॉलरेंस को अगर हम सॉफ्टवेयर सेफ्टी इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें, ठीक है, सो क्या है, टू एक्सपेंसिव फॉर रेगुलर सिस्टम्स, ठीक है। अगर हम नॉर्मल प्रोग्राम्स या ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर की बात करें, उसमें अगर आप इसको एक्सीडेंट फ्री के हिसाब से बनाना चाहते हैं, ठीक है, या आप उसको टॉलरेट फेलियर से बचाना चाहते हैं, टॉलरेट फेलियर उसको करना चाहते हैं, तो फिर क्या है, मतलब इट इज अ बिट एक्सपेंसिव। जाहिर है आप एक सॉफ्टवेयर में पूरा रिकवरी का मैकेनिज्म ला रहे हैं, पूरा आप जो है वो उसमें एक एक्सीडेंट फ्री का मैकेनिज्म ला रहे हैं। सो ये चीज लाना, इनकॉर्पोरेट करना सॉफ्टवेयर में ये इतना इजी नहीं है, बल्कि इसके लिए कॉस्ट पे करनी पड़ती है। वो कॉस्ट जो है वो इन टर्म्स ऑफ एफर्ट भी है, इन टर्म्स ऑफ टाइम भी है, इन टर्म्स ऑफ मनी भी है, ठीक है। सो आप इस हिसाब से बना रहे होते हैं सॉफ्टवेयर को, सो इट इज एक्सपेंसिव। एज हैजर्ड रिडक्शन टेक्निक इन सॉफ्टवेयर सेफ्टी इंजीनियरिंग, other related software safety engineering techniques, general redundancy, substitution या choice of modules, barriers or logs and analysis of fault tolerance। मतलब आप जब सॉफ्टवेयर सेफ्टी इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ठीक है, आपका असल पर्पस क्या है कि आप सॉफ्टवेयर में सेफ्टी लाएं, ठीक है। सो सेफ्टी लाना जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगेन इसके फायदे जो है वो ढेर सारे हो सकते हैं। सेफ्टी लाने से पहले आपको ये देखना होता है कि हैजर्ड्स क्या चीज हैं, क्या चीज खतरे वाली बात है आपके सॉफ्टवेयर के लिए, उस खतरे वाली बात को एड्रेस करें, रिकवर करें, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएगा। सो एक तरीका तो यह है कि आप अपने सॉफ्टवेयर में रिडंडेंसी लाएं, रिपीटेशन लाएं। कुछ मॉड्यूल्स की रिपीटेशन हो गई, जिसको हमने पहले भी देखा कि अगर एक मॉड्यूल फेल हो रहा है तो बैकअप में दूसरा मॉड्यूल होगा जो कि काम कर रहा होगा, ठीक है। सो ये बैकअप का दूसरा मॉड्यूल होना ये आपके सॉफ्टवेयर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इसी तरह सब्स्टिट्यूशन या चॉइस ऑफ मॉड्यूल्स, आपने ढेर सारे सेम मॉड्यूल्स बना दिए हैं, अब आप यूजर से पूछ सकते हैं या आप सॉफ्टवेयर में ऐसा एक मैकेनिज्म ला सकते हैं जिससे वो देख सके कि ये पर्टिकुलर इनपुट या ये पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन कौन सा मॉड्यूल अच्छी परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह अदर मैकेनिज्म्स भी हो सकते हैं जिनको आप यूज करते हुए अपने सॉफ्टवेयर की सेफ्टी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। सेफ्टी की अगर बात कीजिए कि सेफ्टी एग्जैक्टली है क्या, पहले भी जैसा मैंने बताया, सो द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एक्सीडेंट फ्री फॉर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, ठीक है। एक्सीडेंट फ्री बनाना सॉफ्टवेयर को, ये हमारा पर्पस है, ठीक है। एक्सीडेंट क्या है, फेलियर्स विद सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। सॉफ्टवेयर में आपने एक बटन क्लिक किया, उस बटन ने लेट्स से एक आउटपुट थी वो प्रोड्यूस नहीं की, ये कोई सीवियर एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन
सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि आप, जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल दी आपको, ठीक है, कि आप किसी पर्सन को ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाह रहे थे बैंक अकाउंट के थ्रू 1000 रुपए, ठीक है, और मिस्टेकनली आपने 1000 के बजाय उसको 1,00,000 रुपया भेज दिया। अब ये सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हो गई, अब वो ट्रांजैक्शन रोल बैक नहीं हो सकती, ठीक है। सो ये सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो इस केस में कैसे जो है वो उसको सेव किया जाए सॉफ्टवेयर को, ये बड़ा जरूरी है। हैजर्ड को देखा जाता है कि एक्सीडेंट की कंडीशन क्या है, क्या चीज आपके सॉफ्टवेयर के लिए हैजर्ड है, ठीक है, क्या चीज आपके सॉफ्टवेयर के लिए हैजर्ड है। अब बिल्कुल इसी तरह जैसा मैंने आपको बताया कि 1000.00 लिखना, ठीक है, ये यूजुअली बैंक्स में इसी तरह लिखा है 100.00। अब ये 1000 को शो कर रहा है। अब अगर किसी की आई साइट वीक है, ठीक है, और वो ऑनलाइन बैंकिंग कर रहा है, उसको नजर नहीं आया या उसने डॉट को इग्नोर कर लिया, सो उसको तो ये लग रहा है कि ये 1,00,000 रुपया है, ठीक है। अब ये हैजर्ड है, ये एक हैजर्ड है, खतरा है कि बाज कस्टमर्स इसको 1000 कंसिडर करेंगे, बाज कस्टमर्स इसको 1,00,000 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसको हैजर्ड फ्री बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप न्यूमेरिक वैल्यूज में 1000.00 के लिखने के साथ साथ आप नीचे वर्ड में भी लिख दें कि भाई एग्जैक्टली जो है वो आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आप लिख लेते हैं कि ONE 1000 THOUSAND 1000 ONLY ओनली। ये बिल्कुल हम चेक्स में भी इस तरह करते हैं, जो बैंक में मैनुअल चेक्स आप ले जाते हैं, आप न्यूमेरिकली भी वो वैल्यू लिखते हैं और वर्ड्स में भी लिखते हैं, और पर्पस यही है कि हैजर्ड और उसको हैजर्ड फ्री और एक्सीडेंट फ्री बनाया जाए। सो रिलायबिलिटी भी इससे इंश्योर होती है। कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज करते हुए सेफ्टी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं या सॉफ्टवेयर सेफ्टी इंजीनियरिंग करते हैं, जैसे कि हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस। ये बड़ा जरूरी। पहले तो देखें कि सॉफ्टवेयर के लिए हैजर्ड्स क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं जो कि फॉल्ट्स की तरफ लीड कर रही हैं, जो कि फेलियर्स की तरफ लीड करेंगी, उनको पहले आप एनालाइज करते हैं। इसी तरह उनके रेजोल्यूशन के आप अल्टरनेटिव्स बताते हैं, आप रिस्क असेसमेंट करते हैं, फिर आप क्वालिटेटिव फोकस करते हैं, और इसी तरह सेफ्टी एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट करते हैं। हैजर्ड एनालिसिस की अगर हम बात करें, जैसा हमने पहले भी बात की कि वो चीज बताएं कंडीशन फॉर एक्सीडेंट्स क्या है, क्या चीज होगी तो एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। लेट्स से पावर का फेल हो जाना, ठीक है, पावर फेलियर एक कंडीशन है, और पावर फेलियर की कंडीशन से एक एक्सीडेंट हुआ कि आपने जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखा था वो सारे का सारा लॉस हो सकता है। इसी तरह आप फॉल्ट ट्रीज बनाते हैं जिनको हम लॉजिकल कंडीशन कहते हैं, इवेंट ट्रीज बनाते हैं जिनको हम डायनामिक सीक्वेंसेस कहते हैं, और आप इनको कंबाइन करते हैं और इसको एनालाइज करते हैं। इसी तरह हैजर्ड रेजोल्यूशन के लिए आप क्या करते हैं, हैजर्ड को पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया, जब आइडेंटिफाई हो गया तो आप उसको एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले तो उस हैजर्ड को एलिमिनेट करें, एलिमिनेट नहीं हो सकता तो उसको रिड्यूस करें, ठीक है, रिड्यूस नहीं हो सकता तो आप उसको एटलीस्ट कंट्रोल करें, ठीक है, उसके असरात को कम से कम करें। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इस चीज को, ये एक हैजर्ड था, इस चीज को ऐसे एलिमिनेट किया जाए कि न्यूमेरिक में वैल्यूज एक्सेप्ट ही ना हो, वर्ड में जब तक कि आप नहीं लिखते 1000 रुपीज ओनली, सो ये ट्रांजैक्शन आगे ना चले। लेकिन चूंकि हम वर्ड्स में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में नहीं लिखते, न्यूमेरिक वैल्यूज ही लिखते हैं, इन दैट केस इसको रिड्यूस ऐसे किया जा सकता है कि आप फॉन्ट साइज बड़ा कर दें, डॉट को और विजिबल कर दें, या डॉट की जगह एक हाइफन डैश का साइन लगा ले। इसको भी नहीं कर सकते तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करें। कंट्रोल करने का तरीका जो है वो डिफरेंट हो सकता है कि आप ट्रांजैक्शन को रीडू करवा दें या अनडू करवा दें। अच्छा, हैजर्ड एनालिसिस के लिए हमारे पास फॉल्ट टॉलरेंस एनालिसिस, ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस एनालिसिस किया जाता है, और फॉल्ट टॉलरेंस एनालिसिस के लिए हमारे पास FTA हम परफॉर्म करते हैं। सो टॉप इवेंट है, इंटरमीडिएट इवेंट्स और कंडीशंस को चेक किया जाता है, लॉजिकल कनेक्शंस को देखा जाता है, और एक ट्री स्ट्रक्चर के थ्रू देखा जाता है कि फॉल्ट, क्या ये सॉफ्टवेयर फॉल्ट को टॉलरेट करेगा या नहीं करेगा। इसमें जो नोड्स हैं वो कंडीशंस को बताती हैं, ठीक है, और इसमें लॉजिकल रिलेशनशिप जो है वो एंड और नॉट के साइन से शो होते हैं। अगली स्लाइड में हम एग्जांपल के थ्रू इसको देखेंगे। सो नोड्स जो है वो कंडीशंस और सब कंडीशंस को शो करनी है, और टर्मिनल वर्सेस नो टर्मिनल को आप देखते हैं, और अदर टाइप्स और एक्सटेंशंस भी इसकी हो सकती हैं।
सो फॉल्ट टॉलरेंस एनालिसिस की अगर हम FTA की अगर हम एग्जांपल लें, सो यहां पे आप देख सकते हैं कि एक एक्सीडेंट की एग्जांपल है। अब हम इसको फॉर एग्जांपल अगर यहां से शुरू करते हैं कि कोलिजन हुई है, ठीक है, कोलिजन हुई, एक कार की कोलिजन हुई है, कार का एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट हुआ है, उसकी क्या रीजन हो सकती है? कार फेल टू स्टॉप, वो फेल नहीं हुई, और एंड कोई और ऑब्जेक्ट ने जो है वो हिट कर लिया है, इसलिए कार ने कोलाइड किया है। ठीक है, दो पॉसिबल हो, एक कार ने दूसरी कार को हिट किया है या एक कार ने किसी चीज को हिट किया है, उसकी क्या रीजन हो सकती है? दो रीजन है, या तो कार ने ब्रेक लगाई और वो ब्रेक लगी नहीं, या दूसरे तौर पर किसी दूसरी ऑब्जेक्ट ने जो है वो कार को हिट किया। ये कार ठीक थी, किसी दूसरी ऑब्जेक्ट ने हिट किया। अगर तो दूसरी कार ने इसको हिट किया फिर तो उसका मसला नहीं है, लेकिन अगर ये कार नहीं रुकी, इसकी रीजन ये हो सकती है, रीजन क्या हो सकती है कि या ड्राइवर से ब्रेक नहीं लगी, या जो उसमें एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम ABS जिसको कहते हैं वो उसमें मौजूद ही नहीं था, ABS सिस्टम ही नहीं था। बेशक ब्रेक उसने लगा दी, लेकिन ब्रेक के बावजूद गाड़ी स्लिप होकर अगली गाड़ी को हिट किया। बाज़-औक़ात हार्श ब्रेकिंग की जरूरत पड़ती है। या ABS सिस्टम उसमें था लेकिन ABS सिस्टम ने काम नहीं किया। अब अगर ABS सिस्टम था और उसने काम नहीं किया तो उसकी क्या पॉसिबल रीजन हो सकती हैं? या जो है वो ABS सिस्टम था, ABS सिस्टम ने काम भी किया और जो गाड़ी के ब्रेक पैड्स थे वो वीक थे। ठीक है, इवन जो है वो मतलब चूंकि गाड़ी के ब्रेक पैड वीक थे इसलिए जो है वो उसने काम नहीं किया। या जो इंपॉर्टेंट है वो कहीं सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम तो नहीं आया। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम तो नहीं आया जिसकी वजह से कार के ABS ने काम नहीं किया। अगर तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, जैसे हम देखते हैं कि आजकल की जो मॉडर्न कार्स आ रही हैं, मॉडर्न कार्स में आगे सेंसर्स लगे हुए हैं। ठीक है, अगर ड्राइवर ब्रेक नहीं भी लगाता और एक सर्टेन डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट आ जाती है, सो वो कार ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाती है। ठीक है, अब ये सिस्टम जो काम करे वो पीछे एक सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर रहा है कि वो सॉफ्टवेयर इन सेंसर से इनपुट ले रहा है। अगर ये सेंसर्स आगे लेट से 1 मीटर पर या 2 मीटर पर किसी ऑब्जेक्ट को सेंस कर लेते हैं, सो ऑटोमेटिकली ब्रेक जो है वो प्रेस हो जाती है, ब्रेक लग जाती है गाड़ी की। सो ये काम कौन करे? ये एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। अगर तो यही केस था, उस कार में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड था और कार का एक्सीडेंट इसलिए हो गया क्योंकि सॉफ्टवेयर, कार का सॉफ्टवेयर फेल हो गया था, कार के सॉफ्टवेयर ने जो है वो सही वक्त पर काम नहीं किया। सो दिस इज द एरिया विच नीड्स टू बी फोकस्ड। ठीक है, और इसके अलावा मतलब अदर प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। सो अगर सॉफ्टवेयर की आप बात करें, सो जस्ट मेक श्योर कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो एन वक्त पर उसमें सही काम करे। सो हमारा काम यही है कि हम हैजर्ड एनालिसिस करते हैं, हर किस्म के हमने हैजर्ड देखे और हमने देखा कि एग्जैक्टली क्या रीजन जो है वो हो सकती है। इसी तरह आप फॉल्ट टॉलरेंस एनालिसिस के लिए जो है वो आपने एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाया। इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, लॉजिकल कंपोजिशन के लिए यूज कर सकते हैं, और आप इवेंट ट्री एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इवेंट ट्री एनालिसिस क्या है? इवेंट ट्री एनालिसिस करके वहां पे आप यहां पे आपने हैजर्ड्स को देखा। इवेंट ट्री एनालिसिस में आप इवेंट्स को देखते हैं जिसकी वजह से आप अपने सॉफ्टवेयर को एक्सीडेंट फ्री बना सकते हैं, या उसमें आप हैजर्ड एनालिसिस कर सकते हैं। हैजर्ड रेजोल्यूशन कैसे की जाए, इसके ढेर सारे तरीके हैं जिनको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो एक है हमारे पास FTA फॉल्ट टॉलरेंस एनालिसिस, जिसको हमने एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू देखा। एक है हमारे पास इवेंट ट्री एनालिसिस जिसको हम ETA कहते हैं। ETA यूज क्यों किया जाता है? ताकि हम ये देख सकें कि फॉरवर्ड सर्च क्या होगी। FTA हमारे पास बैकवर्ड सर्च बताता है कि मसला कहां से आया। ठीक है, ETA हमारे पास ये बताता है कि मसला कहां पे आ सकता है। ठीक है, सो एक बैकवर्ड बताता है, बैक चेनिंग बताता है, और एक जो है वो फॉरवर्ड चेनिंग बताता है, फॉरवर्ड सर्च बताता है। इसकी मतलब FTA में और ETA में डिफरेंस है। ETA आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, FTA की अपनी कुछ फोकस एरियाज हैं, स्टैटिक एनालिसिस करता है, लॉजिकल कंडीशंस को चेक करता है, डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ एक्सीडेंट्स को देखता है, जबकि ETA फॉरवर्ड सर्च को देखता है, इसकी डिफरेंट पाथ्स और इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो है वो चीज़ों को एनालाइज करता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू ETA को देखते हैं। अब लेट्स से हम कहते हैं
उसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं और उसका हम फॉरवर्ड एनालिसिस करते हैं, ठीक है। FTA में हमने उसको बैकवर्ड एनालिसिस किया कि कार ने कोलाइड किया, उसकी वजह क्या थी और हम वजह तक आए, ठीक है। यहां पे हम देखते हैं कि एक कार है, ठीक है, वो कब एक्सीडेंट कर सकती है। सो फॉरवर्ड में हम देख रहे हैं। सो क्रूजिंग वो कार चल रही है, नो ऑब्स्टिकल हो, ठीक है, फिर तो नो कोलिजन्स हैं, कोई कोलिजन नहीं होगी, वो कार ठीक चलती रहेगी। लेकिन अगर उसके सामने ऑब्स्टिकल आ गई है, सो कार के ऑब्स्टिकल आने पर दो काम होंगे, ठीक है। या तो वो ब्रेक टाइम पर नहीं लगाएगा, या ब्रेक टाइम पे नहीं लगेगी और कोलिजन हो जाएगी, या ब्रेक टाइम पे ड्राइवर ने दबा दी, ठीक है। अगर ब्रेक टाइम पे दबा देगा तो फिर दो बातें होंगी कि या तो ABS काम करेगा, अगर ABS ने काम किया तो कोलिजन नहीं होगी, और अगर ABS ने काम नहीं किया फिर कोलिजन हो जाएगी। सो कहने का मतलब ये हुआ कि ETA में आपने ये देखा कि अगर एक कार का आप ETA कर रहे हैं और हैजर्ड एनालिसिस कर रहे हैं, सो अगर आपने उसको कोलिजन से बचाना है, सो मेक श्योर कि उसमें ABS जो है वो ठीक तरीके से इंस्टॉल्ड है और सॉफ्टवेयर के थ्रू वो ठीक तरीके से काम कर रहा है। सो FTA को हमने देखा और ETA को हमने एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया। ETA के थ्रू अगर हम हैजर्ड एनालिसिस की बात करें, सो वी टॉक अबाउट टेम्पोरल कॉज इफेक्ट डायग्राम, मतलब इस डायग्राम के थ्रू हम जो है वो कॉज इफेक्ट देखते हैं, इवेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। अब यहां पे हम सारे इवेंट देख रहे हैं, कार चल रही थी, उसके बाद इवेंट ये हुआ कि एक ऑब्स्टिकल आ गई, फिर इवेंट ये हुआ कि या ब्रेक लगेगी या ब्रेक टाइम पे नहीं लगेगी, ब्रेक लगी तो फिर दो इवेंट्स हुए। सो इवेंट्स की सूरत में आपने देखा है। इसी तरह स्टेजेस हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, फॉरवर्ड चूंकि एनालिसिस कर रहे हैं या फॉरवर्ड सर्चिंग कर रहे हैं, सो यू रिक्रिएट एक्सीडेंट एंड सीक्वेंस सिनेरियोज बना के देखा जाता है कि कब कोलिजन हो सकती है, पॉसिबली क्या चीजें होंगी। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस देखा जाता है। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्रिटिकल पाथ एनालिसिस क्या है, ये कोलिजन है, ये कोलिजन कब होगी। फॉर एग्जांपल ये कोलिजन तब हो सकती है जबकि ब्रेक जो है वो वक्त पे नहीं लगी, या दूसरे केस में जो दूसरी कोलिजन की कंडीशन है ये भी क्रिटिकल पाथ है। सो इन क्रिटिकल पाथ का एनालिसिस। इसी तरह रेजोल्यूशन कैसे की जाएगी, हैजर्ड को रिड्यूस किया जाता है और आइसोलेशन और कंटेनमेंट भी की जाती है। लेट अस नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने फॉल्ट टॉलरेंस और सेफ्टी एश्योरेंस की बात की, हमने सॉफ्टवेयर सेफ्टी इंजीनियरिंग की बात की, हमने हैजर्ड एनालिसिस की बात की। दो किस्म के हैजर्ड एनालिसिस हैं, एक है फॉल्ट टॉलरेंस एनालिसिस FTA और दूसरा है इवेंट री एनालिसिस। फॉल्ट टॉलरेंस एनालिसिस एक इवेंट के हो जाने की क्या वजूहात थी उसको देखता है, एक एक्सीडेंट या एक हैजर्ड किस वजह से हुआ उसकी क्या वजूहात थी, बैक पे जाके उन चीजों को देखता है। जबकि इवेंट री एनालिसिस फ्यूचर में देखता है कि क्या चीजें, क्या इवेंट्स हो सकते हैं जो कि एक फॉल्ट की तरफ लीड कर सकते हैं। सो इन दोनों को हमने डिटेल में देखा। सेफ्टी पर हमारी डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी और हैजर्ड एक सॉफ्टवेयर के लिए क्या होते हैं, उनको कैसे एलिमिनेट किया जाए और कैसे रिड्यूस किया जाए, नंबर 1, एंड नंबर 2 हैजर्ड को कैसे कंट्रोल किया जाए और हैजर्ड के कंट्रोल करने से डैमेज कैसे कंट्रोल होगा, इन दोनों को समझना देखना हमारे अगले लेक्चर के कंटेंट्स में से शामिल है। आई होप यू एंजॉयड today's lecture. Inshallah, I'll see you with more details in our next lecture. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.